नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप आर्टिकल्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए। आर्टिकल्स बड़े मुश्किल लगते हैं हमको याद करने में। तो साथियों, आर्टिकल्स देखिए है तो मुश्किल याद करने में, इतने आर्टिकल्स पढ़ना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है और इतना आर्टिकल्स याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो साथियों, मैंने कुछ आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके लगभग 95% आपके एग्जाम्स में, लगभग सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं कवर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। मे बी 2 पार्ट में वीडियो लेक्चर जाए, तो आप देखिएगा जो भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को बड़ा अच्छे समझ में आएगा। और आज से पहले अगर आपको आर्टिकल समझ में नहीं आते थे तो अब उसको कभी भूलोगे भी नहीं आप लोग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के अगर हम कहें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। आज के टाइम भी इतने ही है, लेकिन कुछ ABCD पार्ट करके कुल 470 या 480 प्लस हो चुके हैं। तो ओरिजिनली अब भी इतने ही है, इसके ABCD पार्ट आ चुका है। तो हमने अब भी इसी में से करना, या कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है बीच में, जो ABC पार्ट अगर आ रहा किसी आर्टिकल के बीच में, अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसको बीच में कवर करने की कोशिश करेंगे। वरना अगर मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर हम 120 या 130 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम याद रख पाए तो काफ़ी होगा हमारे लिए। क्योंकि इससे क्या कि पहली बात तो ये कि मैं जो आर्टिकल्स करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, और दूसरी बात जो है वो आर्टिकल्स जो रह भी जाते हैं आप लोगों के। मान लो कोई आर्टिकल किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल नहीं आता, तो आप ऑप्शन देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन से नहीं आते में भी आपका आंसर वही हो जाए। तो ओड मैन आउट कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्वेश्चन को आप सोल्व भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी मैं जैसे मैं आर्टिकल की वीडियो ये कंप्लीट होगी, जितने भी पार्ट में वीडियो जाएगी, तो आप लोग अपने आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर लगा के देखिए। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 95% क्वेश्चन हर एक एग्जाम के आप कंप्लीट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब भारत का संविधान बना था तो उस टाइम भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे और इनको 22 भागों में डिवाइड कर दिया था। कितने भागों में? 22 भाग में, 22 पार्ट्स में बांट दिया गया था इसको। और 22 पार्ट्स जो थे, इसमें 12 शेड्यूल रखी गई, 12 अनुसूचियां बनाई गई। कितनी बनाई गई? 8 अनुसूचियां, और इनिशियली 8 अनुसूचियां थी इसके अंदर, 8 अनुसूचियां बनाई गई। अगर हम बात करें आज के टाइम पे तो ये एट प्रेजेंट 12 हो चुकी है वर्तमान में, ठीक है ना। इस तरीके से 12 अनुसूचियां और 22 पार्ट में आपको 395 आर्टिकल हमने करने हैं। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ आर्टिकल, देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको सीक्वेंस में सारे के सारे आर्टिकल करवा रहा हूँ, मैं भी आगे पीछे भी चला जाए सीक्वेंस, तो हमने बस याद रखना है इनको, बस इस पर्पज से हम इन चीजों को कर रहे हैं। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे अगर मेरे को लगे कि मैंने जैसे याद किया कि मेरे को पार्ट के हिसाब से अच्छा लग रहा था कि मैं पार्ट्स के हिसाब से याद रख पाया, तो मैं पार्ट्स में करवा दूंगा। अगर वैसे किसी का कोई वैसे सीक्वेंस बन रहा है या कोई वैसी ट्रिक बन रही है तो हम उसको उस तरीके से भी कर लेंगे, जैसा भी हमको सही लगेगा हम उस तरीके से कर लेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते सबसे पहले कि हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में क्या देखते हैं हम? राज्य एवं संघ। पार्ट 1 में जो है राज्य एवं संघ की बात की। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान बनाया गया, देखिए जब भी किसी देश का संविधान बनाया जाता है तो सबसे पहले ये पक्का लाजमी होना चाहिए कि वो देश का जो संविधान है वो कितने एरिया में लागू होगा, कि वो कहाँ तक अपना प्रभाव उसका रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत से बाहर के एरिया में भारत का संविधान लागू होगा, ऐसा नहीं है। भारत के टेरिटरी के अंदर, तो वो टेरिटरी क्या होगी? तो भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है कि भारत में डिफरेंट जो, जब भारत आजाद हुआ तो काफी स्वतंत्र राज्य रजवाड़े थे भारत में, तो अपना स्वतंत्र राज्य भी चाहते थे। लेकिन भारत में जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इन स्वतंत्र रजवाड़ों से या जो भी स्वतंत्र जो ऑटोनोमस जो जिन्होंने अपने अपने जो बना रखे थे, अपने क्षेत्र था जिनका कब्जा था, तो उनको लगभग 565 देशी रियासतें थी, उनमें से 562 को मिला लिया था। लगभग 2-3 जो बस्ती जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का जो एरिया था ये नहीं मिल पाई थी, लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ को बाद में आर्मी के उसके हिसाब से मिला लिया गया था, आर्मी को
कब्जे में ले लिया था उनको, लेकिन कश्मीर का थोड़ा सा मुद्दा अलग रहता है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं या उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम पार्ट 1 में 4 आर्टिकल याद करेंगे, और 4 देखिए, अगर अभी 2 मिनट के अंदर अंदर अभी आपको इसके अंदर जो 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 में भी किसी को आता होगा, किसी को नहीं भी आता होगा, लेकिन 2 मिनट के बाद आपको सबको आने लग जाएंगे। देखिए अभी इसके अंदर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 के हम इसके अंदर जिक्र करेंगे। देखिए आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। सबसे पहले भारत के बारे में बताया गया है। भारत क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत एक यूनियन है। ये याद रखना, कई बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इंडिया कंट्री, यूनियन, किस तरीके से। भारत संविधान के हिसाब से भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा देखिए, दूसरा और तीसरा आर्टिकल में देखिए मैं सेम बातें लिख रहा हूं। नए राज्य का निर्माण या स्थापना। दूसरे नंबर पे भी मैं यही बात लिख रहा हूं, आर्टिकल 3 में नए राज्य का निर्माण या स्थापना। आप कहोगे कि सर ये क्या बात होगी, दोनों आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोनों में एक ही बात लिख दी। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर में इनके में अंतर है। देखिए, नए राज्य का निर्माण या स्थापना मतलब कोई भी नया राज्य है, अगर वो भारत से बाहर का है, भारत से बाहर मान लो कोई बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ के बड़े लीडर्स या लोग मतलब पाकिस्तान के खिलाफ मान लो वो लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना, और वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ भी नहीं पाते, कि इस तरीके से उनको लगता है वो जीत भी नहीं पाएंगे, तो क्या कहेंगे कि वो भारत के साथ आना पसंद करें। मान लो कि वो लोग और वहाँ के लीडर भारत के साथ आना पसंद करें, तो भारत के पास अपनी आर्मी है, तो भारत उसको अपना एक नए राज्य के रूप में अपने देश में, भारत देश में शामिल होगा। जो भी मान लो बलूचिस्तान इलाका है, कोई भी इस तरीके से कोई भी जो आसपास का एरिया भारत में अगर शामिल होना चाहे किसी दूसरे कंट्री से, कोई भी विद्रोह हो जाए आसपास के देशों में, कोई एरिया भारत में आना चाहे, तो भारत इस तरीके से उसको अपने अंदर मिला सकता है। तो कोई भी भारत से बाहर का क्षेत्र, कोई भी भारत से बाहर का क्षेत्र अगर वो भारत में आना चाहता है, तो पहली बात, भारत में 2 ही ऑप्शन है, या तो बनेगा यूनियन टेरिटरी या बनेगा राज्य। तो मैं राज्य लेके चल रहा हूं इसको। तो भारत से बाहर का क्षेत्र, इसको याद रखना, भारत से बाहर का क्षेत्र, बाहर का क्षेत्र, तो इसको इस तरीके से याद रखोगे। ये आर्टिकल 2 में भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है, भारत में या तो नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या फिर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा। आर्टिकल 3 में क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण या स्थापना। ये भारत के जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जो पहले ही भारत के अंदर है, अगर 3 काम करना उसका, अगर उनका आपने सीमा परिवर्तन करना है, कि बाउंड्री कम ज्यादा करनी है, क्या करना है, सीमा परिवर्तन, या उसका नाम चेंज करना है, नाम परिवर्तन करना आपने किसी भी राज्य का, या नया राज्य बनाना है, उस राज्य में से कोई भी नया राज्य बनाना है, तो ये तीनों के तीनों काम आर्टिकल 3 के तहत हो गए। अगर मान लो कोई पंजाब स्टेट है जैसे, अगर इसका कोई भी सीमा परिवर्तन करना, मान लो कोई 2 जिले हरियाणा को देने, हरियाणा के कोई 2 जिले इधर की तरफ लेने हैं, तो एक स्टेट की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, एक की नहीं 2 की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। तो स्टेट्स को इस चीज का अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से सीमा में परिवर्तन कर पाए। तो सीमा परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत केंद्र के पास सकते हैं। नाम भी बदल सकता है, जैसे योगी जी अपने नाम बदल देते हैं, वो लोकल शहरों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश का नाम बदलना चाहे तो उनके हाथ में पावर नहीं है। तो नाम बदलने का, स्टेट का नाम बदलने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या केंद्र के पास है। या किसी भी बड़े स्टेट में अगर लगे कि सरकार को लगे कि भाई जो कोई भी बड़ा स्टेट और जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वो हर एक भाग में पूर्ण रूप से बराबर नहीं जा रही किसी स्टेट में, तो अगर कोई अल्प विकसित रह रहा है और कोई एरिया ज्यादा विकसित हो रहा, तो उस प्रॉपर एरिया को अलग से स्टेट भी बना जा सकता है, ताकि वहां पे डायरेक्ट पॉलिसी अपनी लागू कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको अलग भी बना सकती है। तो कोई भी नया राज्य का निर्माण भी आर्टिकल 3 के तहत केंद्र सरकार कर सकती है। तो आर्टिकल 4 से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 2 और 3 को लागू करने की शक्तियां
केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि आर्टिकल 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ केंद्र लागू कर सकता है, स्टेट्स के पास इनमें ऐसा कोई पावर नहीं है। अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करूं तो पार्ट 1 में आर्टिकल 4 क्या कहता है कि भाई ये जो आर्टिकल 2 है और ये जो आर्टिकल 3 है कि भाई इनके लागू करने के प्रावधान क्या होंगे, ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। 2 आर्टिकल और आर्टिकल 3 को लागू करने के प्रावधान वो किस प्रकार से लागू होंगे, क्या कुछ संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्या कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कुछ पॉलिसी प्रोसीजर रहेगा, वो लागू करने के प्रावधान इसमें बताए गए हैं आर्टिकल 4 में। तो बड़े आसानी से याद कर पाओगे। आर्टिकल 1 में क्या था? भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है कि भाई 2 और 3 लगभग सेम है, नए राज्य के निर्माण या स्थापना। तो अगर भारत से बाहर का राज्य है तो आर्टिकल 2 के तहत, अगर भारत के अंदर का राज्य है उसका नाम बदलना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसमें से कोई नया राज्य बनाना तो आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 अप्लाई कैसे होंगे, उसका प्रोसीजर बताया गया, उसका सारा का सारा सिस्टम बताया गया आर्टिकल 4 में। तो इस तरीके से आप ये 4 आर्टिकल्स याद रख सकते हो साथियों। देखिए अगले आर्टिकल्स के बारे में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए कुछ आर्टिकल्स है दोस्तों जिसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी, पूरा लगभग में भी 1 घंटे का लेक्चर उसके ऊपर जाए। वो पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में दो भाग 3 और 4 भाग के ऊपर मैं फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात होती है। किसकी बात होती है? नागरिकता की। जब भारत का संविधान एक एरिया तो हमने डिसाइड कर लिया कि भारत क्या है, अब भारत का संविधान लोगों को ऊपर भी लागू करना है, तो लोगों को वो उन्हीं के ऊपर लागू होता है जो भारत के नागरिक है। वैसे नागरिकता के ऊपर कुछ स्पेशल कानून भी, कुछ स्पेशल आर्टिकल्स है तो उसके अंदर जाकर के पढ़ेंगे। अभी नागरिकता की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है नागरिकता। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक चलती है। तो ये अलग से पूरा डिटेल, इसमें सारे के सारे आर्टिकल आप कोई छोड़ नहीं सकते, कहीं से ही पूछा जा सकता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 करते हुए पार्ट 3 में देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भारत के संविधान ने भारत के लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं जिनको कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है ना। हाँ, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस के दौरान कुछ सस्पेंड हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल टाइम में जो अधिकार दिए गए वो सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होते हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक चलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, नागरिकता आती है पार्ट 2 में। 5 से 11 तक नागरिकता और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 क्या है कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व, राज्य नीति के निदेशक तत्व, समझिए दोस्तों। ये वैसे आर्टिकल 36 टू 51 तक चलेगा, आर्टिकल 36 टू 51 तक। देखिए नागरिकता आपको मिल जाती है और नागरिक होने के बाद आपको कुछ मान लेते अधिकार आपके। तो देखिए मान लो आप बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं और भारत में इतनी साफ छवि हो जाती है कि भारत में लोगों के दिलों पे राज करने लग जाते हैं, और आप ऐसा भी किस्मत अच्छी रहती है कि आप देश की शासन व्यवस्था में अच्छा अहम रोल प्ले करने लग जाते हो, और एक दिन ऐसा हुआ कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए, सारी की सारी सरकार आपकी पूर्ण मेजोरिटी के साथ आप सरकार में आ गए। तो लेकिन कुछ तो आपको पता है कि मैंने ये मेन काम करने, जब आप किसी भी टाइप के आंदोलन में आपने सीखा हो कि ये मेन काम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे रह जाते हैं जो आम इंसान को नहीं पता होता कि देश में किस टाइप की पॉलिसीज हो या देश का विकास किस तरीके से हो। खासकर इस चीजों का पता नहीं होता, ठीक है, कि सबका विकास किस तरीके से हो, देश का विकास किस तरीके से हो, आम आदमी का विकास किस तरीके से हो। तो इस चीज की जानकारी आपको नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान ही भारत की सरकारों को एक तरीके के डायरेक्शन भी देता है, उनको निर्देश देता है कि आपने अगर सरकार है आपकी तो आप कुछ पैरामीटर्स आपको दे दिए, उन पैरामीटर्स के बल पर आप सरकार चलाइए। अगर वो सही सेट बैठ रहे हैं तो आपकी सरकार अच्छी रहेगी। तो ये एक तरीके के निदेशक हैं। तो ये ओवरऑल एक तरीके डायरेक्शन है कि आप मानो या ना मानो, ये कंपलसरी नहीं है, सरकार को मानना या ना मानना ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन राजनीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत सरकारों को डायरेक्शन होती है कि आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। ये अच्छी पॉलिसी जिसके अंदर बताएगी जिससे देश का विकास और आम पब्लिक का विकास होता है। तो राजनीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51 तक आता है। देखिए
दोस्तों यहाँ पे एक पार्ट 4 में आगे एक अमेंडमेंट होता है पार्ट 4 का ए पार्ट में, ठीक है। इसमें भी एक आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 51A। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 51A 51A। इसके अंदर क्या कहा गया, देखिए जब भारत का संविधान बना था तो उस टाइम आप लोगों को मौलिक अधिकार तो दे दिए गए थे, आप लोगों को मौलिक अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी देश के प्रति क्या होगी, ये ध्यान नहीं रहा संविधान वेत्ताओं को कि जब वो लिख रहे थे कि आपकी क्या जिम्मेवारी देश के प्रति होनी चाहिए, तो जिम्मेवारी आप लोगों को देना भूल गए थे वो। तो आर्टिकल 51A में लगभग 29 साल के बाद, ये लगभग 27 साल के बाद, ठीक है ना, तो ये 1976 में 29 साल हो जाते हैं। तो देखिए 1976 में अमेंडमेंट किया जाता है 42वां, भारतीय संविधान में संशोधन होता है 42वां, और 1976 में हुआ था। इसके तहत आर्टिकल जोड़ा गया 51A, और इस आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कि आप लोगों की भी जिम्मेवारी, 14 मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य ये जोड़े गए, और ये हर भारत के नागरिक के ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, और मौलिक कर्तव्य कुछ अच्छे नागरिक होने के नाते कुछ आपके कर्तव्य बनते हैं जो आप जरूर फॉलो करोगे। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जब भारत का ओरिजिनल संविधान लागू हुआ था, इनमें से कौन सा मूलतः भारत का संविधान का भाग नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज उस समय जो भारतीय संविधान का मूलतः उसका भाग नहीं थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीजें भी आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई। देखिए 3 पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर एक प्रॉपर यानी आर्टिकल 5 को लेकर के आर्टिकल 51 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी आर्टिकल हम सीक्वेंस में स्किप नहीं कर सकते, तो इनको तीनों का एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तब आपको समझाया जाएगा। अभी मैं वही आर्टिकल पिक कर रहा हूँ जो आप लोगों को आसान लगे, आसान भी नहीं कह सकते, लेकिन वो वैसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए। तो ये तो पूरे सारे के सारे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं छोड़ सकते, तो एक वीडियो इनके ऊपर बनाई जाएगी पार्ट 2, 3 और 4 के ऊपर। चलिए, कुछ आर्टिकल दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति के नाम से याद रखते हैं अगला, ठीक है ना। उस आर्टिकल जो हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, कुछ आर्टिकल हम प्रेसिडेंट के नाम से याद करते। देखिए भारत में जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा पावर अगर किसी के पास है तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। मे भी उनको पोर्टफोलियो पावर्स कह सकते हैं आप, कि पूरी पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी अल्टीमेट सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक या भारत का पहला नागरिक यही होते हैं। तो देखिए जैसे भी कोई पोस्ट आती है, मान लो कोई भी किसी पोस्ट के लिए मान लो आपने अप्लाई किया है, तो सबसे पहले उस पोस्ट के ऊपर वो पोस्ट निकलती है कि भाई कितनी पोस्ट है, पहले पोस्ट जनरेट की जाती है। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि वो पोस्ट के पास पावर क्या होगी, वो काम क्या क्या करेगी उस पोस्ट पे, कोई भी जो भी कैंडिडेट उसके ऊपर जो सिलेक्ट होगा वो काम धंधा क्या होगा उसका, और शक्तियाँ क्या उसके पास होगी उस पोस्ट के ऊपर। और फिर ये चीज़ें डिसाइड करने के बाद लास्ट में क्या किया जाता है कि भाई उस पोस्ट का सिलेक्शन करवाया जाता है, कोई भी पेपर हो या किसी भी तरीके से उसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आजकल हरियाणा में तो काफ़ी चलता है कि दो नंबर के तरीके से कैंडिडेट नौकरी भी ले लेता है, या तो किसी का सीटर बैठ जाता है, कोई ब्लूटूथ वगैरह सिस्टम से नौकरी ले लेता है। तो अगर बाद में कहीं से भी कुछ सालों के बाद पता चल जाए कि भाई फलां कैंडिडेट जो लगा था वो इस तरीके से लगा था, अनफेयर मीन से लगा था, तो उसको हटाने का प्रोसेस भी होना चाहिए बाद में, तो उसके बाद हटाने का प्रोसेस भी है। तो इस चीज़ का एग्जांपल मैं इसी चीज़ में हम 4-5 आर्टिकल जो जोड़ेंगे उसमें समझाने में करूँगा। देखिए सबसे पहले आप, जैसे मैंने पोस्ट की बात की, तो पद बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, राष्ट्रपति का पद बनाओगे। और राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में कहा गया है। 52 में राष्ट्रपति, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। और इसके बाद अब अगला आर्टिकल याद करोगे आर्टिकल 53, और उससे अगला आर्टिकल भी याद करोगे आर्टिकल 54। और एक आर्टिकल मैं स्टार कर रहा हूँ, ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ दोस्तों, इसको याद रखोगे आर्टिकल 61 को। कुछ 7-8 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार राष्ट्रपति के पोर्शन से आते हैं, तो ये मैं 7-8 आर्टिकल आप लोगों को याद करवा देता हूँ। देखिए आर्टिकल 52 आपने देखिए पोस्ट बना दी 52 में, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके भाई पोस्ट तो बन गई, इसके काम क्या होंगे, इसके पावर क्या होगी, अगले आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया। यानी राष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियां,
कार्याम शक्तियां, ये बताई गई है आर्टिकल 53 में। पावर्स एंड फंक्शनिंग जो राष्ट्रपति को जो करेंगे और राष्ट्रपति के पास जो होगा वो काम और क्या शक्तियां होंगी बताया गया आर्टिकल 52 में। पोस्ट ग्राही 52 में, 53 में क्या किया गया, वो काम क्या होगा और उनके पास पावर क्या क्या होगी 53 में बताया गया है। और आर्टिकल 54 में ये सारी चीज होने के बाद भाई उसका निर्वाचन तो कर लो। निर्वाचन प्रक्रिया बताई गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, भाई किस तरीके से इलेक्ट होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो आर्टिकल 54 में बताया गया है। अब देखिए इसको ट्रिपल स्टार क्यों किया गया। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई बंदा सिलेक्शन होकर के आ गया और कुछ सालों के बाद पता चला कि भाई ये तो फला फला कैंडिडेट अनफेयर मीन से सिलेक्शन हुआ था, किसी बैकगेट एंट्री मारी इसने तो गवर्नमेंट जॉब पे। तो उसी तरीके से मान लो कोई ऐसा कोई राष्ट्रपति है जो बार बार कानूनी प्रक्रिया में पूरा नहीं होने दे रहा है, या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो कानून के अकॉर्डिंग यानी वायलेशन ऑफ लॉ बार बार कर देता है, तो ऐसे राष्ट्रपति को हटाना भी जरूरी होता है। तो हटाने की प्रक्रिया को उसको बोला जाता है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया दोस्तों ये आर्टिकल 61 के तहत आती है। आर्टिकल 61 को बड़े ध्यान से देखोगे, बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस या महाभियोग प्रक्रिया। कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 61 में। कुछ इसके अलावा आप लोग एक दो आर्टिकल को और याद रखो, जैसे आर्टिकल 72 भी आता है, आर्टिकल 85 भी आता है, 72 है, 85 है, या आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 143 143। देखिए आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अक्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। भाई ये क्या कहता है आर्टिकल 72 में, मान लो कोई जैसे अभी पीछे से केस हुआ था कि वो जो 2-3 लड़कों का भी वो कोर्ट ने सजा सुनाई थी, तो बार बार वो मर्सी पिटीशन डाल रहे थे राष्ट्रपति के पास 1 by 1 करके। तो इस करके डिले हो रहा था फैसला जो जस्टिस होने में। उस लड़की को जो आग लगाया था, मैं ध्यान नहीं है, उस लड़की को जला दिया था, उस लड़की को यूपी में, ध्यान नहीं क्या नाम उसका मेरे को, चलो फिर भी आप समझिए। राष्ट्रपति आप अगर किसी को सजा सुना दे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, कोई भी अगर मान लो उसको फांसी की सजा सुना दी, तो भाई उसको बाइज्जत बरी भी कर सकता है राष्ट्रपति, या उसकी सजा में कुछ कमी भी कर सकता है। अगर वो मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका अगर राष्ट्रपति के पास लगा दे, तो राष्ट्रपति उसको बाइज्जत बरी भी कर सकता है और उसकी सजा में कुछ कमी भी कर सकता है। तो ये पावर भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 ये राष्ट्रपति के पावर देता है, अक्षमादान की शक्ति, पावर्स टू ग्रांट पार्डन, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 85 समझिए, आर्टिकल 85 के तहत क्या होता है। आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को जब भी भंग करेगा तो उससे पहले उसने प्रधानमंत्री से पूछना होता है, या प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को कह करके लोकसभा को भंग भी करवा सकते हैं। अगर दूसरे वे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के कहने पर भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी है कि वो लोकसभा को भंग भी कर सके हैं, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा का विघटन है। आर्टिकल 1, 2, 3, चलिए इसको समझने के लिए एक चीज देखिए दोस्तों, आर्टिकल 1, 2, 3 देखिए, ये भारत की संसद है, मान लेते हैं क्या है, भारत की संसद है। आपको पता है संसद में 2 मेन सदन है जिनका इलेक्शन होकर के जाता है। एक कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते राज्यसभा में और कुछ बैठते लोकसभा में। और क्योंकि कानून निर्माण प्रक्रिया में इनका तो योगदान होता ही होता है, साथ के साथ लास्ट में मोहर लगती है राष्ट्रपति की, तो मैं प्रेसिडेंट भी बोल देता हूं। मामला ये कि पहला बंदा ये एक देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूं कि पहले नंबर पे प्रेसिडेंट है, दूसरे नंबर पे राज्यसभा के लोग हैं और तीसरे नंबर पे लोकसभा के लोग हैं। तो इस आर्टिकल 1, 2, 3 का नंबर बन जाता है इस तरीके से आपका 1, 2, 3। अब होता क्या है कि संसद के अपने सेशन होते हैं, अपने सत्र होते हैं। अगर संसद का कोई भी बिल पास होना है तो संसद सत्र में ही होता है, उसमें बहस होती है, लंबी लंबी बहसें चलती है। तो
अब आप देखोगे, मान लो कि राज्यसभा भी लोग सत्र में नहीं है और ना ही लोकसभा सत्र में नहीं, इसका मतलब संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और इमरजेंसी में देश में किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो उस केस में पहले नंबर वाला बंदा क्या करेगा, एक टेम्परेरी बिल दे देगा। टेम्परेरी बिल ये 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। अगर आगे सरकार इसको लागू करना चाहती है, इसको कानून के रूप में लेके आना चाहती है, तो फिर कोई संसद सत्र इसके बीच में आ जाएगा 6 महीने के अंदर और फिर इसको फिर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, जो भी संसदीय प्रक्रिया उसके तहत इसको पास करके फिर कानून का मूल रूप दे दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो समझिए इसको 1 2 3 ये पहला बंदा पर जो प्रेसिडेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, मैंने इसको वैसे सीक्वेंस दे दिया। वैसे तो ये आर्टिकल 52 में आता है, ये आर्टिकल आपका 80 में आता है और ये 81 में आता है। तो देखिए 1 2 3 मतलब ना तो 2 नंबर वाला और ना ही 3 नंबर वाला सदन में है, तो पहले वाले को बिल को टेम्परेरी बिल को पास करना पड़ता है और टेम्परेरी बिल को बोला जाता है अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति बी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति लेके आ सकते हैं। इसको याद कर लो, ना तो राज्यसभा ना लोकसभा सदन में, तो पहले वाले बंदे ने इसको पास कर दिया एक टेम्परेरी बिल के रूप में। तो टेम्परेरी बिल अध्यादेश होता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143, मान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ने किसी बिल के ऊपर बहस की और उसको फाइनल टच देने के लिए या उसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाता है वो, और राष्ट्रपति को उसका कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं मिल रही कि उसका असल में क्या सर्कमस्टांसेस होंगे आने वाले टाइम में, कि देश के अंदर उस बिल का फायदा होगा या नुकसान होगा। तो और बहुत ही अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल हो तो इस बारे में राष्ट्रपति जो कानून के जानकार उनसे सलाह ले सकते हैं। अगर मैं कहूं कि कानून के सबसे बढ़िया जानकार तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होंगे, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की ताकत भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत मिलती है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है या किसी बिल पर सलाह मांग सकता है। ठीक है, किसी बिल पर सलाह मांग सकता है। तो सलाह देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि भारत के संविधान ने उसको पावर दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी। लेकिन इस सलाह को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, माने भी ना माने, बस सिर्फ सलाह है, सलाह को आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी होती है। तो आर्टिकल 143 के तहत आप लोग राष्ट्रपति को भारत का संविधान क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर, कानूनी मामले में राय मांग सकता है उनसे भारत का राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी इसके फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि भाई हमने 52 में उसका पोस्ट देखी थी, राष्ट्रपति का पद देखा था, 53 में उसकी कार्य और शक्तियां देखी थी, 54 में क्या देखा था, उसकी इलेक्शन की प्रोसेस, चुनाव या निर्वाचन प्रक्रिया, 61 में हमने क्या देखा था, 61 में उसको हटाया कैसे जाए यानी महाभियोग प्रक्रिया, 72 में उसके पास अक्षमादान की शक्ति है, वो माफी भी दे सकता है, 85 में वो लोकसभा को भंग कर सकता था, आर्टिकल 123 में वो ऑर्डिनेंस कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, और आर्टिकल 143 किसी मुद्दे पर या किसी बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांग सकता है। तो ये 7-8 आर्टिकल राष्ट्रपति से जुड़े आप लोग याद रखोगे। चलिए दोस्तों आगे कुछ आर्टिकल्स आप लोग उपराष्ट्रपति से जोड़ करके देख सकते हैं। किससे जोड़ के देख सकते हैं? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 याद रखोगे, दो ही आर्टिकल में यहाँ पे याद रखोगे। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद की बात की गई है, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में बताया गया, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। लेकिन आर्टिकल 64 कुछ खास बात कहता है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस करके। आर्टिकल 64 ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो उसके साथ साथ, उसकी पोस्ट के साथ साथ एक पोस्ट और उसको गिफ्ट में मिल जाती है, इसको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोला जाता है राज्यसभा का, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 64 कहता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर वो भारत के उपराष्ट्रपति है और दूसरी पोस्ट उसके पास है राज्यसभा के सभापति की, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उनको सैलरी या वेतन भत्ते जो मिलेंगे वो कौन सी पोस्ट के मिलेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते या राज्यसभा का सभापति होने के नाते?
चलिए देखिए दोस्तों, क्योंकि वो मेन काम तो उसका राज्यसभा में होता है, क्योंकि सभापति चेयर पे वहां पे बैठता है, तो मेन काम यहीं पे मिलता है। तो राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन और भत्ते राज्यसभा सभापति के रूप में मिलते उनको, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के रूप में उनको कोई वेतन भत्ते नहीं मिलते। चलिए ये 63 और 64 कोई ज्यादा लंबा जोड़ा नहीं, इसमें 2-3 याद कर लेना आप लोग, बड़े आराम से हो जाएगा आप लोगों का। चलिए इसके बाद कुछ 10-15 का आर्टिकल और कर लेते हैं। तो देखिए आप प्रधानमंत्री से जोड़ के कुछ आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री से जोड़ करके आपने आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 याद रखना है। 74 में क्या कहा गया है कि कानून निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद होगी। कानून निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रपति की मदद के लिए, ध्यान रखिए, मंत्री परिषद कानून निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रपति की मदद करती है, क्योंकि बिल के ऊपर डिबेट वगैरह वो करते, बिल वो पास करते, मुद्दे उनको मिलते हैं। तो राष्ट्रपति को सिर्फ क्या करना पड़ता है, फाइनल मोहर ही मानना पड़ती है। अगर ये मंत्री परिषद ना होती तो सारा काम खुद राष्ट्रपति को करना पड़ता। तो इस करके हम यही करेंगे कि भाई राष्ट्रपति की मदद ही होती एट लास्ट, तो राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और आर्टिकल 75 में देखिए गलती होने की संभावना रहती है कि प्रधानमंत्री के बारे में आप 74 लगा देते हैं। 74 में प्रधानमंत्री नहीं है, 75 में है। ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का हेड का नाम को प्रधानमंत्री बोला जाएगा। इस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। यहां पे आती प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे बात आती है प्रधानमंत्री की। जो भी इस मंत्री परिषद का हेड है उसको प्रधानमंत्री बोला जाएगा। प्रधानमंत्री कोई पोस्ट नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पोस्ट है, उनका पद है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई पोस्ट नहीं है। ये जो मंत्री परिषद का जो हेड होता है उसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो और ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से या राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता माना जाता है। चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने का मतलब क्या है कि पूरे लोकसभा का इस्तीफा या पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ही माना जाता है, ठीक है। तो ये दो आप लोग प्रधानमंत्री से याद रखोगे। देखिए वैसे भी देखिए आर्टिकल 52 में मैंने राष्ट्रपति करवाया, आर्टिकल 63 में मैंने उपराष्ट्रपति करवाया, और आर्टिकल 74 की बात करूं या 75 की बात करूं तो देखिए इनके बीच में 11-11 का गैप है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पोस्ट है भाई। सबसे टॉप की पोस्ट है, अगर 11 प्लस करोगे तो यानी राष्ट्रपति वाले में 11 जोड़े उपराष्ट्रपति वाले में 11 जोड़े मंत्री परिषद, यानी और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन हो जाता है 75 में, भारत का प्रधानमंत्री। चलिए कुछ आर्टिकल्स हम लोग संसद से जोड़ के देखते हैं। कुछ आर्टिकल हम लोग संसद से जोड़ के देखते हैं, पार्लियामेंट से। देखिए मान लो ये हमारी संसद है, संसद के बारे में बताया गया भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के लिए एक जगह बनाई गई है। उस जगह पे जहां पे लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हो गए और तीसरा सदन उसके अंदर राष्ट्रपति होता है, उस जगह को डिफाइन किया गया आर्टिकल 79 में कि संसद में बैठ करके कानून निर्माण होगा। तो देखिए इसमें पुराना सदन है राज्यसभा, और नया जो हर 5 साल के बाद आता रहता है वो है लोकसभा। तो 79 के बाद आप 80 एग्जैक्ट याद रखोगे, उसके बाद 81, 79, 80 और 81, और एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आ जाता है, इसके अंदर राष्ट्रपति आ जाते हैं, तो वो 52 में आते हैं। तो देखिए इन तीन का सीक्वेंस इकट्ठा बना लीजिएगा आप लोग, 79, 80 एंड 81। 79 में संसद आती है, खुद संसद के बारे में बात की गई है। राज्यसभा 80 में आती है और 81 में लोकसभा आ जाती है। चलिए तो इससे याद रख सकते हैं संसद आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। 79 में क्या बताया गया है? कानून निर्माण के लिए भारत में एक संसद होगी। कानून निर्माण प्रक्रिया में कानून निर्माण के लिए भारत में एक संसद होगी, भारत में एक संसद होगी। उसके बाद 80 में मैंने भी बताया कि राज्यसभा के बारे में बात की गई है,
और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। चलिए तीन, अब इसके साथ साथ संसद से जुड़े जुड़े कुछ और 5-7 पॉइंट है वो भी याद रख लेते हैं कि भाई मैं 3 स्टार कर रहा हूं एक आर्टिकल को, आप इस 3 स्टार से याद रख लोगे। आर्टिकल 100, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 और इसके बाद 2 आर्टिकल और मैं यहां पे लिख देता हूं, आर्टिकल 116 एंड आर्टिकल 117। ठीक है, देखिए आर्टिकल 100 क्या कहता है भाई। कई बार क्या होता है कि या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो जब इसमें किसी मुद्दे के ऊपर वोटिंग हो रही होती है पक्ष या विपक्ष में, तो कई बार क्या होता है कि बराबर की कैंडिडेट पूरे ना होने की वजह से, या मान लो कि उसमें 50 कैंडिडेट आए, 50 ही एमपी आए या लोकसभा लगा या राज्यसभा में, तो उसके ऊपर डिबेट हो रही थी, तो 25 पक्ष में पड़ गए, 25 विपक्ष में वोट पड़ गए। तो इस केस में ना तो बिल को हम ये कह सकते बिल रिजेक्ट हो गया या बिल पास हो गया, किस तरीके से। तो इस मामले में तो जो भी सदन में चल रहा था, वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी, तो उस सदन का जो अध्यक्ष होता है उसको एक निर्णायक डिसाइसिव वोट डालने का अधिकार है, वो अपना निर्णायक वोट डाल सकता है। ठीक है, यानी सदन के अध्यक्ष को, सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत डालने का अधिकार, निर्णायक मत डालने का अधिकार दिया गया है। कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा में स्पीकर हो या राज्यसभा में सभापति या चेयरमैन, तो उनको अपने एक निर्णायक वोट डाल सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आर्टिकल 100, देखिए जब केस 50-50 का आ जाए कि बराबर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट पड़ जाए, तो 50 + 50 टोटल कितना हो जाता है, आर्टिकल 100 आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग 50-50 मतलब बराबर बराबर वोट होता है, तो निर्णायक वोट कौन डालेगा, सदन का अध्यक्ष ही डालेगा। तो आर्टिकल 100 इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। देखिए आर्टिकल 105 में क्या है, कुछ संसद के विशेष अधिकार है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद के विशेष अधिकार, संसद के प्रिविलेजेस टू द पार्लियामेंट, विशेष अधिकार, कुछ विशेष अधिकार है संसद के अपने, तो आर्टिकल 105 के तहत दिए गए हैं। अब देखिए 108, आर्टिकल 108 में क्या कहा गया, देखिए 108 से दोस्तों आप लोग 1008 मान के चलिए। 1008 अगर किसी बाबा के साथ जुड़ जाता है तो सिद्ध पुरुष माना जाता है। मान लो किसी एरिया में कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष बाबा है और वो अपने अंतिम दिनों में है, भाई उसको जो मानने वाले लोग हैं उनको सबको बुलाता है। तो आप बताइए कि भाई जो एक बार वो कहते कि मैं अपनी जो भी उसको मानने वाले हैं मैं उनको सबको एक बार मिलना चाहता हूँ, सबको देखना चाहता हूँ, तो क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप कहोगे कि सर आएंगे। तो उसी तरीके से इस 1008 से मैं 108 बोल रहा हूं, बस और कुछ नहीं। भाई यहाँ पे हमारे बाबा जी है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति हम जैसों को तो बुलाएंगे नहीं, और वो बुलाएंगे तो क्या, जो काम के बंदे जो उसके काम आते हैं। काम कौन से आते हैं, राज्यसभा भी उसके काम, राज्यसभा के एमपी भी उसके काम आते हैं कानून निर्माण प्रक्रिया में, और लोकसभा के भी, तो इन्हीं को बुलाएंगे। तो 1008 से 108 याद रखिएगा, तो वो राज्यसभा और लोकसभा को बुलाते हैं। बुलाने का मतलब क्या है कि 108 में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट सेशन। अब देखिए आर्टिकल 110 में क्या होता है, आर्टिकल 110 में क्या आता है, धन विधेयक आ जाता है भाई, धन विधेयक यानी मनी बिल। और आर्टिकल 10 के साथ साथ अगर मैं आर्टिकल 117 पहले समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 में आता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। तो देखिए इसमें दोनों में आइटम सेम है भाई, आइटम अलग अलग नहीं है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में
आइटम सेम है, 110 में आता है धन विधेयक और 117 में आता है वित्त विधेयक। तो आइटम दोनों में सेम है, दोनों में सरकार खर्चे की या किसी को सैलरी या कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए खर्चे की बात कर रही होती है, इसके अंदर खर्चों से लेकर के ये सारा का सारा। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में मूल अंतर क्या है कि अगर सरकार को इमरजेंसी में बहुत जल्दी पैसे की जरूरत है, तो बहुत जल्दी पैसे की जरूरत है तो उसको धन विधेयक के रूप में काउंट किया जाएगा। अगर मान लो 3-4 महीने के बाद भी चल जाएगा तो वो वित्त विधेयक में थोड़ी सी इसमें देरी हो जाती है। इसमें बहुत जल्दी पैसे की जरूरत हो तो धन विधेयक के रूप में वो पेश किया जाएगा। अगर थोड़ा सा डिले हो जाए 5-4 महीने का तो वित्त विधेयक के रूप में भी शामिल हो सकता है। आइटम दोनों में सेम होते हैं। अब देखिए धन विधेयक, अब ये कोई भी बिल धन विधेयक है या वित्त विधेयक, कोई बिल, कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भाई लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्यों करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष क्यों नहीं करता? क्योंकि जनता के धन के ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का हक होता है और जनता के चुने हुए डायरेक्ट जो चुने हुए लोग होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं और उसमें भी लोकसभा का अध्यक्ष सबसे ऊपर माना जाएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक या वित्त विधेयक का फैसला लेता है कि कोई बिल धन बिल है या वित्त बिल है, इसका फैसला कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो इसमें बस 2 आर्टिकल और रह जाते हैं आपके, आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 और आर्टिकल 100, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा ऊपर में भी ना दिख रहा हूं आप लोगों को, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 116। आर्टिकल 112 में क्या आता है? आर्टिकल 112 में दिया गया बजट। इन दोनों को जोड़ के याद रखोगे आप लोग। बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? सरकार का एक अनुमान होता है खर्चों का, सरकार खर्चा कितना करेगी, सरकार कमाई कहां से करेगी, अनुमान होता है, ठीक है ना, बजट। और ये हर साल पेश किया जाता है। तो ये भारत सरकार में जो बजट पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, ये सरकार को बजट पेश करने का अधिकार आर्टिकल 112 के तहत भारत का संविधान देता है। अब 116 में देखिए, इसमें आता लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब समझिए कि इसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, मान लीजिए जैसे अभी पीछे से मोदी ने 1000 करोड़ रुपए दिए थे नेपाल को कि बाढ़ जो वहां पे भूकंप जो आ गया था, तो ये भूकंप वाला खर्चा बजट में नहीं काउंट किया जाता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि भाई बजट वहां पे नेपाल में भूकंप आएगा तो हम उनको 1000 करोड़ रुपए देंगे या ऐसा होगा तो ऐसा इतना खर्चा करेंगे। तो ऐसे खर्चे जो पहले बजट में शामिल नहीं थे और सरकार को इमरजेंसी में उनकी जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे खर्चों को एक अलग तरीके का बजट ही होता है, इनको लेखानुदान बोला जाता है। इस लेखानुदान के तहत आर्टिकल 116 के तहत सरकार ऐसे खर्चे कर सकती है, तो ऐसे खर्चे लेखानुदान में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये अभी हमने जो देखा संसद के अंदर, संसद वाले पोर्शन में कुछ आर्टिकल्स मैंने अभी आप लोगों को करवाया। मैंने भी करवाया 79 में कुछ संसद बताया, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। उसके बाद आर्टिकल 100 करवाया। 100 में क्या था? जब 50-50 वाला केस बताया था कि भी बराबर वोट पड़ जाए जब, तो सदन का जो अध्यक्ष है उसको निर्णायक वोट डालने का अधिकार है। 105 में संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। 108 से मैंने बोला था 1008 वाला केस याद रखिए, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उसके बाद 110 धन विधेयक, इसके साथ साथ मैंने 117 जोड़ के बता दिया था, ये वित्त विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया था 112 और 116। 112 में बजट आ जाता है और 116 में आ जाता है लेखानुदान, यानी ऐसे खर्चे जो बजट में शामिल नहीं थे, ऐसे खर्चे जो बजट में शामिल नहीं थे, और सरकार ऐसे खर्चों का अकाउंट हिसाब किताब लेखानुदान में रखती है। ये 116 में आ जाता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा 1-2 आर्टिकल और हम लोग कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ छोटा सा
3-4 आर्टिकल और हम लोग कर लेते हैं। वैसे अभी तक हमने आर्टिकल कितना किया, आर्टिकल 1 के बारे में देखा, आर्टिकल 2 पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ा, आर्टिकल 4 पढ़ा, आर्टिकल 51A भी पढ़ा हमने, फिर 52 राष्ट्रपति के बारे में देखा, 53, 54, 61 के बाद हमने आर्टिकल देखा जो आपका 72 अक्षमादान की शक्ति जो 85 लोकसभा को भंग कर सकता है, 123 अध्यादेश जारी कर सकता है, 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। फिर हमने देखा 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं। फिर 74 में मंत्रिपरिषद देखी, 75 में इसका हेड हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री होता है। फिर 79 संसद, फिर 80 में हमने राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 100 में क्या देखा, निर्णायक मत डालने का अधिकार जो सदन का अध्यक्ष होता है, 105 में हमने देखा संसद के कुछ विशेषाधिकार, 108 में ज्वाइंट सेशन देखा लोकसभा राज्यसभा का। उसके बाद 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, कोई विधेयक धन है या वित्त इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है। फिर 112 और 116 ये बजट था और ये लेखानुदान था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और ये इसी तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। धन्यवाद।